सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे बात करेंगे सीटेट एग्जाम की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीटेट एग्जाम को कौन कौन दे सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, और लैंग्वेज में आप लैंग्वेज 1 को क्या लेंगे, लैंग्वेज 2 को क्या लेंगे, यानी हिंदी जो है क्या आप उसको लैंग्वेज 1 में लेंगे या लैंग्वेज 2 में लेंगे। इन सारी बातों का डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में। तो अगर आप पहली बार आए हैं, अपने जो है सीटेट इस बार देना चाह रहे हैं या अभी तक आप पास आउट नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब हम जिस राह पे चलते हैं उस राह की हमें नींव नहीं पता होती, तो हम काम सही से नहीं कर पाते हैं, है ना। तो अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने सीटेट को जानना चाहते हो कि सीटेट हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, या कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग आप कर रहे हो, बीएड हो, डीएलएड हो, बीएलएड हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, तो भी मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि आप इस बार सीटेट दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। इन सारी बातों का डिस्कशन आज की वीडियो में करेंगे। तो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगेगी। अगर आप पहली बार आए तो लाइक शेयर कर दीजिए, कोई कहने की बात है नहीं फिलहाल के लिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो फिर आप कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं अपनी सारी बातों को कि सीटेट जो है एग्जाम कौन कौन दे पाएगा, कौन कौन नहीं दे पाएगा, क्या इसकी क्वालिफिकेशंस हैं, और क्या हम लैंग्वेज को कैसे चूज करेंगे, यानी हम भाषा 1 क्या ले, भाषा 2 क्या ले। इन सारी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे वे में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, और अगर आप टीचिंग की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक वो सीटेट हो सकता है, यूपीटेट हो सकता है, रीट हो सकता है, केवीएस हो सकता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, यहां तक कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हैं, तब भी मेरे से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। मैं डे बाय डे आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा, है ना। और जितना मेरे से हो पा रहा है, मैं लर्नर, आप भी एक लर्नर हो, मैं भी एक लर्नर हूं। चलिए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आपके माइंड में ये आता होगा यार कि सीटेट जो है इसको कराने का औचित्य क्या है, भाई सीटेट क्यों कराया जा रहा है ना। अगर आप पहली बार देने जा रहे हो तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं आता होगा ये कि सीटेट जो है ये क्यों कराया जा रहा है, इसके कराने का औचित्य क्या है। तो इन सारी बातों को पहले समझते हैं। देखो, सिंपल फंडा है, आप सभी को पता है कि सीटेट जो है 2011 से लगातार कंटिन्यू होता चला आ रहा है ना। अब 11 में सबसे पहले आयोजित कराया गया था, लेकिन इसके कराने का मतलब क्या है। देखो, सिंपल फंडा है, सबसे पहले बात की गई थी भाई सीटेट कराने का मतलब केवल यही है कि वो उन शिक्षकों का चयन किया जाए जो बच्चों को समझ तो सके, जो एटलीस्ट टीचिंग को समझ तो सके। आप पेडोलॉजी क्यों पढ़ते हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए समझते क्यों चीजों को, ताकि एक अच्छे और बेहतर टीचर बन सको, है ना। जो सीटेट है उसको कराने का मेन औचित्य आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है बहुत अच्छे तरीके से, एटलीस्ट आप यहां से समझ सकोगे। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, जरा समझिए इसको। थोड़ा सा समझ के काम काम करोगे तो चीजें बहुत ही बेहतर होंगी, और एक बार में आप क्लियर जरूर कर लोगे। मतलब आज की वीडियो में भले ही 10 मिनट की वीडियो है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। कुछ चीजें आप समझ जाओगे जो आप नहीं समझे होंगे, है ना। क्योंकि हमारे लिए जड़ समझना बहुत जरूरी होती है, फिर हम मकान तो बना ही लेंगे। चलिए, अब इन्होंने लिख रखा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ conducting seated is to ensure that only qualified and competent individuals with excellent teaching skills and knowledge are appointed in various central government are affiliated social क्या स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। यानी सिंपल फंडा है कि टीचर जो है वो एटलीस्ट टीचिंग को समझ तो सके, उसके अंदर क्या स्किल्स हैं वो बेहतर है कि नहीं, और इंडिया में जॉब कर रहे हैं, यानी इंडिया में पढ़ाने के लिए शिक्षक बनने के लायक वो है कि नहीं है। अब यहाँ पे पढ़ो जरा, लिखा हुआ है सीटेड कराने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग सीटेड इज टू इंश्योर दैट ओनली क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट, यानी लिखा हुआ है कि केवल उत्कृष्ट शिक्षण, कौशल और ज्ञान वाले योग्य और सक्षम व्यक्ति ही भारत भर के विभिन्न केंद्र सरकार के और समृद्ध विद्यालयों में नियुक्त हों। यानी टीचर जो है वो एक टीचर कहलाने के लायक है कि नहीं, उसके अंदर वो स्किल है कि नहीं कि वो भारत में टीचर बन सके। ये कराने का मतलब है। टीचर का ये सीटेड है, ये कंडक्ट क्यों कराया जा रहा है, ताकि हमें ये तो पता चले कि जो हम टीचर जो है टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये हम कराएंगे क्यों, क्योंकि हमें पता चल जाए कि कौन सा व्यक्ति जो है वो टीचर बनने के लायक है कि नहीं है ना। कौन सा व्यक्ति जो है वो बच्चों को समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, उसके अंदर स्किल्स हैं कि नहीं है, इन बातों को। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सीटेट को सबसे पहले 11 में कंडक्ट कराया गया था, 2011 में, तब से लेके लगातार कंटिन्यू होता चला आ रहा है। चलिए, अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि टीचर जो सीटेड है उसको कराने का मतलब क्या था, है ना। तो आपको पता चल गया कि स्किल्स को देखने के लिए कि वो पढ़ाने के लायक है कि नहीं। चलिए, अब पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने लिखा हुआ है कि हमें ये समझना है कि सीटेड होता क्या है ना। क्या सीटेड होता है, क्या हम इसमें एलिजिबल है कि नहीं है, क्या हम फॉर्म डाल पाएंगे, क्या हम पास कर पाएंगे, इन सारी बातों को जानेंगे। और कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे एक दो, ताकि हमें ये पता चले कि लेवल क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ताकि एक हमारी अप्रोच डेवलप हो जाए कि हम किस तरीके से तैयारी करें कि एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में हम क्लियर कर लें। चलिए, सबसे पहले अब ये समझ लेते हैं कि सीटेट होता क्या है। आप सभी को पता है सीटेट जो है वो राष्ट्रीय स्तर की एक ऐसी परीक्षा है। देखो, आप ये मत समझिए कि सीटेट पास करने से हमारी नौकरी नहीं लगेगी, बट सीटेट के बिना भी नहीं लगेगी।
ये भी समझ लो, है ना। जो सीटेट जो है उसके बिना भी आप जॉब नहीं कर सकते। अभी तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में भी ये टर्म बन गया है कि आपने सीटेट यूपीटेट दिया हो तभी आप पढ़ा पाओगे, है ना। तो सीटेट के बिना भी जॉब नहीं लगेगी और सीटेट करके भी जॉब नहीं लगेगी, है ना। ये एक सीढ़ी है, एक रास्ता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है, टीचर बनना है, या सरकारी स्कूलों में या गवर्नमेंट में या एनवीएस केवीएस का कोई भी विद्यालय हो जहां पे आपको सरकारी अध्यापक बनने के लिए सबसे पहली सीढ़ी पास करने के लिए आपको सीटेट देना पड़ेगा। और अगर आप अपनी यूपी में देना चाहते हो तो उसके लिए यूपीटेट पास करना पड़ता है ना। इन सारी बातों को भी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सीटेट होता क्या है। देखो मैंने लिख रखा है बहुत अच्छी तरीके से कि सीबीएसई द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है और जो उन उम्मीदवारों के लिए है जो केंद्रीय और अन्य सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये एक पहली सीढ़ी है। मतलब अगर आप रास्ते पे चलना चाह भी रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो सीटेट है वो क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, आगे की जर्नी आप कंडक्ट कर पाएंगे और उसको फॉलो कर पाएंगे, है ना। आगे लिख रखा है यह परीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षकों के पास छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए आवश्यक योग्यता और कौशल है। देखो बात वही बोल दी गई कि सीटेट कराने का मतलब क्या है कि छात्रों को प्रभावी ढंग से यानी अच्छे वे में आप उनको जो है फैसिलिटी प्रदान कर पाओगे, अच्छे वे में उनको आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करा पाओगे, अच्छे वे में आप उनको पढ़ा पाओगे। कराने का मतलब यानी कंडक्ट कराने का मतलब केवल यही है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर आपको पता है अभी जो DSSC का फॉर्म आउट हो चुका था, उसके नोटिफिकेशन चल रहे थे, आपने फॉर्म अप्लाई कर भी दिया होगा अगर आपके पास सीटेट अगर होगा, है ना। और केवीएस की वैकेंसी जस्ट आउट होने वाली है, 8 फरवरी को पेपर होगा, आपको पता है। तैयारी में करा रहा हूं मैं डेली पर डेली, आपको किसी भी बुक कलेक्शन की आवश्यकता नहीं है। मैं डेली पर डेली एक बेहतर मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूं आपके लिए अच्छे वे में। आप उतने क्वेश्चन डेली करते रहो, 100% क्लियर हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। और मैं उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्लियर थी बात। तो ये वीडियो तो मैं उनके लिए लाया हूं जो बहुत ही नए हैं और जानना चाहते हैं सीटेट के बारे में कि वो क्या है क्या नहीं, जो हमसे ये कमेंट करते हैं कि सर क्या हम फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई कर पाएंगे, हम बीएड कर रहे हैं दूसरी सेकंड सेमेस्टर में हम अप्लाई कर पाएंगे, हम डीएलएड कर रहे हैं हम अप्लाई कर पाएंगे। तो इनके लिए मोस्ट ऑफ द केस में मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। चलिए वो भी आगे हम समझेंगे। चलो अब आगे यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि कौन कौन सीटेट दे सकता है, यानी आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है कि आप सीटेट दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। चलो समझ लेते हैं। देखो सीटेट के लिए सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आपने बीएड किया हुआ है या आप डीएलएड कर रहे हो, बीएलएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, मतलब किसी भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स को कर रहे हो, तो आपका दोबारा ये कमेंट नहीं आना चाहिए कि हम देखें कि अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आपने कोई भी सेमेस्टर दिया हो ना दिया हो ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। बस जस्ट आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में अगर आपने एडमिशन तक ले लिया है तब भी आप एलिजिबल हैं सीटेट में। मतलब अगर आप चाहे डीएलएड कर रहे हो, चाहे बीएलएड कर रहे हो, चाहे मतलब कि इसके अलावा कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग अगर आप कोर्स कर रहे हो, है ना, तो तब भी आप एलिजिबल हैं। और भले ही आप किसी भी सेमेस्टर में हो, ये मैंने नहीं करता है ना। आपने फॉर्म डाल दिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बस वहां पे क्या होता है, जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाते हो स्कूल का नाम यानी जिस संस्था से आप कर रहे हो वहां का मांगा जाता है ना। और बाकी कोई वहां पे स्कोरिंग कार्ड नहीं लगता है कि आपकी मार्कशीट लगे। तो दोबारा करके कृपया करके ये कमेंट मत करिएगा कि हम फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को जरूर प्लान करेंगे, भले ही हम लाइव नहीं है ना। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि जो है सीटेट होता क्या है, क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करना चाहेंगे कि कौन कौन दे सकता है, तो आप सभी को पता हो गया कि हर कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है। ये बात हमारी क्लियर हो गई है। अब चलो हम आगे समझते हैं। क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक बात कहना चाहेंगे आपसे कि जो है कभी कभी क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि यार अभी क्या है बाद में पास कर लेंगे। आपको पता है सीटेट 14 और 15 दिसंबर को 24 में हुआ था। अभी क्या हो गया, नवंबर चल रहा है, अभी भी सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, जस्ट इन्होंने एग्जाम डेट बता दी है। हालांकि उसी डेट को होगा, फरवरी में ही होगा, 8 फरवरी को, वो बदली नहीं जा सकती क्योंकि वो ऑफिशियल पे है। बट एक साल तो हो गया, समझ रहे हो। तो जो चीजें जब आपको मिले उनको कंडक्ट कर लो, उनको क्रॉस कर लो, है ना। कब, जैसे अभी ये 8 फरवरी को होगा, उसके बाद में ये पता नहीं फिर कब होगा, है ना। तो आप दोबारा अंदाजा मन लगाइए, इतने बीच में इलेक्शन भी होगा, वैकेंसी भी आउट हो जाएगी, है ना। दोबारा वैकेंसी 4-4 साल 5-5 साल के बाद आती है। तो जब भी आपको मौका मिले चीजों को वही कर लो, एक्वायर कर लो। बाद में ये मत सोचो कि भाई 4 साल 5 साल के बाद वैकेंसी आएगी, कब आप फॉर्म डालोगे, कब आप अप्लाई करोगे, कब आप नौकरी को पाओगे। तो हमारे लिए टाइम भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पूरी जिंदगी अपनी एक ही नौकरी में थोड़ी तौल देंगे, हमें अपनी लाइफ भी तो जीनी है यार मेरे, है ना। तो हमें समय के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। चलिए अब ये तो हमें सारी बातें समझ में आ गई हैं। उसके अलावा हम दो क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि लेवल क्या है क्वेश्चंस का। देखो अजर्सन और रीजन के क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ते रहना, इस बार ज्यादा आने वाले हैं, मैं बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूं उनकी। चलिए अब कुछ यहाँ पे हिंदी भाषा के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, दो क्वेश्चन, ताकि आपको हिंदी के बारे में एक समझ बन जाए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और उसको आप बढ़िया से पढ़ते हो। चलिए
अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में त्रुटियों के विषय में सही है। यानी हमसे पूछा गया है कि एक लैंग्वेज की क्लासरूम है जहां पे जो मिस्टेक्स हो रही, गलतियां हो रही हैं, वो क्या है, गलतियां यानी त्रुटियों के विषय में कौन सा पॉइंट यहाँ पे है वो सही है। यानी जो हमसे गलतियां हो रही है लैंग्वेज को एक्वायर करने में, लैंग्वेज को सीखने में, वो वहां के लिए पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे कौन सा है। चलो समझ लेते हैं हमारा पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, इतनी बार रिपीट हुआ है, चलिए बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि त्रुटियां शिक्षार्थियों तथा शिक्षक दोनों के लिए सीखने के क्षेत्र में प्रतिपुष्टि होती हैं। बिल्कुल 100% राइट बात बोली गई है कि मिस्टेक्स जो होती हैं वो चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि त्रुटियां, गलतियां, असफलताएं हमें ये बताती हैं कि हम कितना सीख चुके हुए हैं। भाई अगर आपके सामने बच्चा बैठा हुआ है तो उसका आप आकलन क्यों करते हो? ये समझने के लिए कि बच्चा कितना पानी में है, कितना सीख चुका है, उसका लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप फिर और पढ़ाने की कोशिश करते हो। दैट मीन, है ना? तो आप समझ गए होंगे कि त्रुटियां जो होती हैं वो चाहे शिक्षार्थी हो और चाहे शिक्षक हो, दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। जब तक हमारे जीवन में असफलता नहीं आएगी तब तक हम जान ही नहीं पाएंगे अपने आप को, है ना? कि चाहिए आप खुद समझो कि किसी भी एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, लोगों को पहचानते तभी हो जब आपके सामने सिचुएशन आती है कोई, है ना? तब आपका वो साथ देते कि नहीं देते हैं। अच्छे वक्त में तो हर इंसान साथ देता है ना? तो वही चीजें हैं कि गलतियों के माध्यम से ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और उन्हीं को फेस करके हम चीजों को सीखते हैं। चलो अब पॉइंट नंबर 2 हमारा कह रहा है कि शिक्षार्थी जब भाषा का प्रयोग करते हैं तभी के त्रुटियों को सुधारना चाहिए। मतलब जिस टाइम वो लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, जब गलतियां हो गई तुरंत सुधार दो। मतलब गलतियों को ऑब्जर्व करते हो कि दोबारा हम ये गलती नहीं करेंगे। तभी के मतलब जब आप लैंग्वेज को सीखते हो उसी टाइम गलती होगी क्या? हाँ, कोई भी काम करते हो भाई, किसी भी काम को करते समय हम ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, तो गलतियां हमसे हो ही जाती हैं, है ना? अब सी में लिखा हुआ है कि त्रुटियां केवल शिक्षक के सीखने के क्षेत्र हैं। यानी गलतियां जो है वो केवल टीचर में ही होंगी, टीचर से ही होंगी, बच्चों से नहीं होंगी। ये किसने कह दिया यार? ये सब गलत बातें हैं। त्रुटियां द्वितीय भाषा में प्रथम भाषा के हस्तक्षेप करती हैं। यानी त्रुटियां जो होती, गलतियां जो होती हैं, वो जब आप लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज सीखते हो तो वहां पे बाधा डालेगी। भाई अगर आपको कोई पहली लैंग्वेज आ रही है, जैसे अगर हमें हिंदी आ रही है, तो जब हम इंग्लिश को सीखते हैं तो उसको ट्रांसलेट कर करके सीख लेंगे, तो हमारी हिंदी उसमें बाधा थोड़ी ना डालेगी, हस्तक्षेप कहां से करेगी? तो ये तो गलत बात हो गई। हमारे पास देखो ये भी गलत बात थी, हमारे पास सबसे बेटर ऑप्शन जो था वो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि गलतियां जो होती है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, गलतियां तो हो ही जाती हैं, वो चाहे वो टीचर हो चाहे वो बच्चा हो। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं ताकि सारी बातें क्लियर हो जाएं और आपको एक लेवल पता चल जाए हिंदी भाषा का। कमेंट करिएगा आपको सीडीपी में कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या हिंदी में कौन सा समझ में नहीं आ रहा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करूंगा 110%। चलिए आगे समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आकलन के बारे में सही है? यानी हमसे पूछा गया असेसमेंट के बारे में कि हमारे सामने क्लासरूम है, हमें एज अ टीचर बच्चे को आकलन के मतलब कह रहे हैं कि आकलन के बारे में कौन सा सही है। आप बच्चे को क्यों आकलन करते हो बच्चे का, है ना? बच्चे का असेसमेंट क्यों करते हो? दायरा पता करने के लिए, उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पता करने के लिए कि उसका लेवल कितना है, कितना पानी में है वो, उस अकॉर्डिंग आप फिर से आप सिखाने की कोशिश करते हो, है ना? तो देख लेते हैं कि आकलन के बारे में पॉइंट नंबर कौन सा सही है। शिक्षार्थियों की उपलब्धि, शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान का आकलन करना, शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना, या पता करना कि शिक्षार्थियों को क्या नहीं आता है। भाई ये थोड़ी ना पता करते हो उनको क्या नहीं आता है, आप ये पता करते हो कि वो कितना पानी में है ना? शिक्षार्थियों की उपलब्धियों की बात यहाँ पे नहीं करी जा रही, शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान का आकलन यहाँ पे नहीं करा जा रहा, बिल्कुल भी नहीं। शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन किया जा रहा है कि वो बच्चा कितना सीख चुका है। भाई लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे, भाषा की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली भाषा की बात की जाए कि भाषा का टीचर जो है, लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश का टीचर है, वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि बच्चा कितना सीख चुका है, इसलिए वो आकलन कर रहा है। भाई आकलन का मतलब यही होता है ना? क्योंकि हम आपका आकलन करते हैं, इसीलिए मॉक टेस्ट लगाते हैं कि हम कितना सीख चुके हैं, ताकि हमें पता तो चल सके, एक हमें डायरेक्शन तो मिले कि हम कितना सीख चुके हुए हैं, है ना? चलिए होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी मुझे लगता है, और कोई भी डाउट रह गया हो तो भाई मेरे कमेंट जरूर करना मुझे, और पहली बार आए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, क्योंकि जब तक सीटेड और यूपीटेड नहीं हो जाएगा मैं कंटिन्यू वीडियो लाता रहूंगा। 110% कह रहा हूं, कोई भी बुक मत पढ़िए, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ते रहो भाई मेरे, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा सीटेड एक ही बार में, है ना? चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। होपफुली आप क्लास अच्छी लगी होगी और आउट ऑफ जितने भी मैंने बताई हुई चीजें वो समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करना, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर देखेंगे, ठीक है? चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। टाइम को यूटिलाइज करते रहना, मैं हर वीडियो में यही बात बोलता हूँ, क्योंकि समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।